Hello everyone, how are you all? Today we discuss about SA1 क्वेश्चन पेपर के लिए जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे लाइक एज अ रिवीजन। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे SA1 स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उसके बेस पे हम उसको मतलब कि हर एक चैप्टर्स में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, वो सब हम आज यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पैटर्न में आएंगे क्वेश्चन कि जैसे आपके एमसीक्यूज आ गए, फिर फिलअप्स आ गए, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे कि आप इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट दीज आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं कि इनके बेस पर ही हम आइडिया कर सकते हैं कि किस तरह के और क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। हर एक चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस हमने सॉल्व करेंगे। हम आज की जितने भी चैप्टर्स हमारे SA1 में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following sets of phenomena would increase on rising the temperature? कि which one of the following sets of phenomena would increase on rising the temperature? तो क्या है, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस या सॉल्युबिलिटी, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस या फिर इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो क्या है हमारा? द फर्स्ट आंसर इज इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of condition. Okay, now कि low temperature and low pressure, high temperature and low pressure, low temperature and high pressure, high temperature and high pressure कि क्या है कि यहाँ पर liquefied under specific condition of temperature and pressure कि कोई जो liquefied जो gases हैं उनको हम किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे हम उसको स्टोर करते हैं, तो उसके अंदर आपका आएगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन C, low temperature and high pressure. Now, the next question is, during summer, water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomena of कि किस फिनोमिना के रीजन से कि जो हम समर के अंदर जो वाटर है वो हम अर्थन पॉट में रखते हैं, तो व्हाट इज द फिनोमिना? क्या है कि जिसकी वजह से जो वाटर है हमें कूल लगता है, कि ठंडा पानी हमें मिलता है जब हम उसको अर्थन पॉट में रखते हैं। ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस या फिर ऑप्शन डी इवेपोरेशन। यस उर्वशी, व्हाट इज द राइट आंसर? यस, व्हाट इज द राइट आंसर? इवेपोरेशन। तो ड्यू टू द इवेपोरेशन हम अर्थन पॉट में रखेंगे तो वाटर हमें कैसा है? कूल। ओके, नाउ नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ ये x3, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस। नाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 13। क्लियर कि यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, हमारा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 13। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स कि यदि ये जो हमारा एटॉमिक एलिमेंट है जिसका नंबर है x13, इसके अंदर यदि हम इसको चेंज कर दिया हमने, ये क्या बन गया? x3 प्लस। ठीक है, x3 प्लस मतलब कि यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं।
दिस फिनोमिना शो दैट कि इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, रिलीज या फिर गेन, क्या हुए हैं, रिलीज। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, 3। यहाँ पर जो ये नंबर है ये क्या डिनोट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। तो नाउ अब हमें बताना है कि अब इस एलिमेंट के अंदर, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितना होगा, 11, 15, 16 या फिर 10। व्हाट इज द राइट आंसर, 10। तो क्या होंगे, 10, क्योंकि हमारे कितने थे, x में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 13। हमने उसमें से क्या कर दिया, x3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, रिलीज हो गए। तो नाउ क्या हो जाएगा, हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 10। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, 10। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the mass ratio of nitrogen to hydrogen in NH3 मॉलिक्यूल, क्या है यहां पर रेशियो बताना है आपको, मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 7। एटॉमिक मास कितना होगा इसका, 14, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है, 14। हाइड्रोजन का 1, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। तो नाउ कितना रेशियो हो जाएगा, अगर हमारे पास 1 है, एटॉमिक इसका मास कितना है, 1 है, कितने मॉलिक्यूल है, 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या रेशियो हो गया, 14:3। तो व्हाट इज द राइट आंसर, 3:14, 14:3, 1:8 या 8:1, 14:3। तो व्हाट इज द राइट आंसर, 14:3। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज molecular mass of H2SO4. What is the molecular mass of H2SO4? H2SO4, H2SO4 का क्या मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 1, तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 1। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ सल्फर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का कितना है, 16, ओके। नाउ अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है सल्फर के, सल्फर के ओनली ऑन सल्फर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नाउ एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा, 32, 16 इसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 32। नाउ ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, 16। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितना हो गया हमारा, कि यहां पर हमने लिख दिया हाइड्रोजन का कितना है हमारे 2, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, प्लस सल्फर के 32, प्लस अब यहां पे कितने हो गए 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 64। नाउ द अब हमारे क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, 98 म्यू। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, हमारे 6 का क्या मॉलिक्यूलर मास है, 98 म्यू। तो H2SO4 का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट है, 98 म्यू। तो व्हाट इज द राइट आंसर, 98 म्यू, दिस इज द राइट आंसर। नाउ द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑल्सो नोन एज, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोइड। तो व्हाट इज द राइट आंसर, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड। नाउ द स्ट्रक्चर दैट इम्पार्ट्स
टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल इज, कि जो स्ट्रक्चर दैट इम्पार्ट्स, कि वो क्या कर रहा है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, कौन सा होगा, वैक्यूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या राइबोसोम। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है सिमिलर। देखो नीचे वाला जो 9th क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर। द पार्ट ऑफ द सेल विच गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल इज, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर हम पूछ रहे हैं द स्ट्रक्चर दैट इम्पार्ट्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, द आंसर इज वैक्यूल। आंसर क्या होगा, वैक्यूल, ऑप्शन ए वैक्यूल। बट अगर हम पूछ रहे हैं द पार्ट ऑफ द सेल विच गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, तो यहां पर आपका आंसर आएगा सेल वॉल। क्लियर। तो यहाँ पे अगर जब हम शेप और रिजिडिटी ऑफ द सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, सेल वॉल। और अगर हम यहाँ पर इम्पार्ट्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा हमारा, वैक्यूल। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज what happen if lysosome get ruptured in the cell, क्या होगा जब लाइसोसोम रप्चर्ड हो जाएगा इन द सेल, सेल डाइज हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, या फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, सेल डाइज हो जाएगी। क्या होगा, सेल डाइज हो जाएगी। कि अगर लाइसोसोम रप्चर हो जाता है तो सेल कैसी हो जाएगी, डाइज हो जाएगी। नाउ मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेल और सेल ब्रेन इज, किसे कहते हैं मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेल, मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेल और सेल ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस या प्लास्टिस। यस, स्टैंड अप सुनील, व्हाट इज द राइट आंसर, न्यूक्लियस। तो व्हाट इज द राइट आंसर, न्यूक्लियस। सिट डाउन। Which of the following which of the is not an example of uniform motion, uniform motion का example नहीं है, revolution of earth, walking at the constant speed, jogging in a circular path या blades of a fan। तो what is the right answer, jogging in a circular path। Now the next is, suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is, क्या होगा, at rest पे है, या moving with no acceleration, या फिर in acceleration of moving, या फिर moving with uniform velocity। What is the right answer? Yes, Yashasvi, stand up. What is the right answer? Yes, in accelerated motion. So what is the right answer? In accelerated motion. Now, which of the following has the largest inertia? इसमें से किस में largest inertia होता है? A pin, a pen, your physics book या your school bag? What is the right answer? Yes, Saurabh, stand up. Yes, very good. So what is the right answer? Your school bag. Sit down. Now next, a wooden block of mass 20 kg. Okay, एक wooden block है जिसका mass कितना है, 20 kg. Accelerated at the rate of 4 meter per second square. The applied force on the block would be. अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, अप्लाइड फोर्स। क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, मास गिवन है। ठीक है, मास हमारा कितना है, 20 kg। ठीक है, मास हमें गिवन है, और एसिलरेटेड एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या गिवन है, ए गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, एम हमारा कितना है 20 और ए हमारा कितना है 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द आंसर 80। तो क्या हो जाएगा 80 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन।
तो क्या होगा 20, 40, 70 या 80? तो व्हाट इज द राइट आंसर? 80 न्यूटन. क्लियर? नाउ the next is when an object falls freely to the earth, the force of the gravity is, कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है टू द अर्थ, तो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज क्या होगा? कि ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा? ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोशन, जीरो या फिर कांस्टेंट. अब यहां पे देखो कि फॉल्स फ्रीली टू द अर्थ, अर्थ की तरफ गिर रही है, तो क्या होगा ग्रेविटी? यस सुनील. यस वेरी गुड. व्हाट इज द राइट आंसर? इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोशन. सिट डाउन. कि क्या हो रहा है? ग्रेविटी अर्थ की तरफ गिर रही है, तो ग्रेविटी भी तो इधर ही लगेगी, सेम डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोशन. नाउ next, when an object is thrown up, the force of gravity is, कि जब हम कहा थ्रो कर रहे हैं, अप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, the force of gravity is opposite to the direction of motion, in the same direction as the direction of motion, constant या increase as it rise up. तो what is the right answer? क्या है? अब देखो जस्ट ऑपोजिट है. अब हम क्या कर रहे हैं? थ्रोन अप डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी कहाँ लगेगी? डाउनवर्ड्स. तो क्या हो गया? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉट एनिमल? इसमें से ड्रॉट एनिमल कौन नहीं है? हॉर्स, शीप, म्यूल या कैमल? यस आदित्य. sheep. Very good. What is the right answer? Sheep. Now, the principal cereal crop of India is rice, sorghum, maize या barley? Rice. So what is the right answer? Rice. Now, fill in the blanks. ये थे हमारे MCQ, हमने कवर कर लिए. Now, fill in the blanks है evaporation causes. evaporation cause करता है, क्या करता है? Cooling. क्या करता है? Cooling. Now next, the smell of perfume gradually spread across a room due to, किसकी वजह से? Diffusion. What is the right answer? Diffusion. Now the third is rapid evaporation depends on the area exposed to atmosphere on the, yes Yashasvi, stand up. Yes, very good. What is the right answer? Surface. Surface area exposed to atmosphere. Now, the next is gas molecule at higher temperature have more than at cooler temperature. अब यहाँ देखो क्या कह रहा है? गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. अब तो गैस मॉलिक्यूल्स किस कंडीशन में होते हैं? मूविंग कंडीशन में होते हैं. और मूविंग कंडीशन में हमेशा कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे क्या होगा कि अ गैस मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर हैव मोर देन एट कूलर टेम्परेचर. जब कूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे. तो गैस मॉलिक्यूल्स अभी किस में है? मूविंग कंडीशन में. तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. और जब कूल में है, स्टेबल है, तो कौन सी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पर क्या होगा हमारा? हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. Now, a chemical formula is also known as a, केमिकल फॉर्मूले को हम और क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Now, a valency of an ion is to the change on the ion, कि जो आयन की जो वैलेंसी है of an ion किसके कैसी होती है? द चेंज ऑफ द आयन किसके इक्वल होगी? चेंज ऑफ द आयन. कि क्या है यहाँ पर? क्या होगा? अ वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चेंज ऑफ द आयन. कि जैसे हमने
कि वैलेंसी देखी कितने आयन, जैसे हमने पहले देखा था कितने थे, X13 था मॉलिक्यूल, 3 प्लस उसने मॉलिक्यूल्स रिलीज करे थे, तो उसकी वैलेंसी कितनी थी 3 प्लस, और कितने आयंस उसने रिलीज किए थे 3 आयंस उसने रिलीज किए थे, तो वैलेंसी क्या होगी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द नेम ऑफ हायर ऑक्साइड ऑफ कॉपर इज, हायर ऑक्साइड ऑफ कॉपर का क्या नाम है, दिस इज नोन एज द क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या कहते हैं उसको, क्यूप्रिक ऑक्साइड। नाउ membrane covering the vacuole is known as the, name of the membrane which cover the vacuole, the membrane name is tonoplast, the membrane name is tonoplast. The plastids, next, the plastid present in the flowers and fruits are called, yes dear, stand up, chromoplast. What is the right answer, chromoplast. Now is called the energy currency of the cell, एनर्जी करेंसी, यहां पे ध्यान रखना, एनर्जी करेंसी, यस, व्हाट इज द राइट आंसर, एटीपी, एटीपी is called the energy currency of the cell. Now the cell organelles that release oxygen are, कि जो सेल ऑर्गेनेल है जो रिलीज करता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट, तो क्या होगा क्लोरोप्लास्ट। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी के क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट, when the velocity of an object increase, we say that the object is, कि जब क्या है, velocity of an object increase, velocity क्या हो गई है, increase हो गई है, तो हम क्या कहेंगे, this is the acceleration, क्या है, acceleration. Now the change in the position of an object with time can be represented on the, कि क्या है, the change in the position of an object, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज है, with time can be represented on the, किसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस ग्राफ के थ्रू, किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द डिस्टेंस टाइम, किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस और टाइम। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इज, देखो रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस फोर्स है जीरो, क्या होगा जीरो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, किस मतलब फोर्स के कैसे होगा, यस यस सौरभ, स्टैंड अप, व्हाट इज द राइट आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, कि अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मैं नीचे लिख देती हूँ, ये साइन है डायरेक्टली, directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. Now the force can change the motion, direction
और ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है, कैन चेंज द मोशन, चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या होगा? शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आर कल्टिवेटेड फॉर पल्स दे मेक ऑयस्टर्स. The bees have high honey collection. Italian bees have high honey collection. Now this is the very short question answers. अब हमारे हैं very short question answers. The first question is, how can we convert a gas into liquid state? कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैस को इनटू लिक्विड स्टेट में? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को क्या करना होगा हमें? डिक्रीज. अभी हमने क्या पढ़ा था? जो सीमा वाला जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो क्या करेंगे हम? डिक्रीज टेम्परेचर और इंक्रीज प्रेशर. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, और प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे तब हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. What is common in the three state of matter? अगर हम थ्री स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो उसमें क्या कॉमन होता है? They have mass and they occupy some space. तो क्या होगा? Have mass and occupy space. ठीक है, हाँ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं. तो नहीं, वॉल्यूम इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉमन नहीं होगा, वॉल्यूम कॉमन नहीं होगा. तो व्हाट इज द कॉमन इन द थ्री स्टेट ऑफ वॉल्यूम? थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर क्या कॉमन होगा? मास. उनमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं. अच्छा, नाउ नेक्स्ट, एन एलिमेंट जेट फॉर्म्स एन ऑक्साइड विथ फॉर्मूला जेट. एक सेकंड, द फॉर्मूला इज Z2O3. ठीक है, नाउ एन एलिमेंट जेट फॉर्म्स एन ऑक्साइड विथ फॉर्मूला Z2O3. व्हाट इज इट्स वैलेंसी? अब इसमें आपको जेट की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है. आप जेट की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने क्या कर रखा है कि हम वैलेंसी, हम कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? पहले हम क्या करते हैं? एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, देन हम उसकी क्या लिखते हैं? वैलेंसी. और उसके बाद वैलेंसीज को हम क्या करते हैं? इंटरचेंज. तो जब अगर यहाँ पे Z2 है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2. और O3 है तो Z की वैलेंसी कितनी है? 3. तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द Z? क्या आंसर होगा? 3. तो Z की वैलेंसी क्या आ जाएगी हमारी? 3. क्लियर है? क्योंकि हमारी जब Z की वैलेंसी 3 होगी तभी हमारा ये फॉर्मूला बनेगा O3. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयंस? पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम विच हैव चार्ज, जिसके ऊपर क्या होता है? चार्ज. दे आर नोन एज द पॉलीएटॉमिक आयंस. क्या प्रेजेंट है? ग्रुप ऑफ एटम. क्या है हमारा? ग्रुप ऑफ एटम्स हैव चार्ज. They are known as the polyatomic ions. Now next, what is xenophore? Xenophore क्या है? किसे कहते हैं हम xenophore? Xenophore, that is the genetic material of bacteria. क्या है? Genetic material of bacteria. So what is xenophore? This is the genetic material of bacteria. Now name two types of protein present in plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट है. प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है?
प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो 2 टाइप्स के प्रोटीन्स है वो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? द फर्स्ट इज इंटरगल प्रोटीन एंड पेरीफेरी प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट है? इंटरनल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। इनको हम यूं भी कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इनसाइड पे है तो इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर की तरफ है मेम्ब्रेन की तरफ है दे आर नोन एज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो द प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? क्या डिफरेंस है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में? Yes, Archita, stand up. What is the difference between scalar quantity and vector quantity? Scalar quantity have need no direction and need magnitude, and vector quantity is the need direction and magnitude. Yes, scalar quantity only have magnitude. They don't have direction. But vector quantity have magnitude and direction. So this is the difference between स्केलर क्वांटिटी के अंदर आपके पास केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगी। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट रहती है। अ बॉडी इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? A body is moving with a velocity of 10 meter per second. If the motion is uniform, what will be the velocity after 10 seconds? देखो, जब अगर हम यहाँ पर बात कर किसकी कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं कि बॉडी मूविंग विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो द मोशन ऑफ व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड? अगर 10 सेकेंड के बाद भी हम उसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो सेम रहेगी। दिस इज द 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगी? वो सेम रहेगी वेलोसिटी। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हाट हैपन इन द हाइब्रिडाइजेशन? यस, इन द हाइब्रिडाइजेशन हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज, जिसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर दे हैव डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल्स, तो उनमें हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं और एक न्यू स्पीशीज क्या करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं, जनरेट होती है एक न्यू स्पीशीज। This is known as the hybridization. Now, what is vermicompost? Vermicompost क्या होता है? Basically, vermicompost में हम किसको यूज में लेते हैं? अर्थवर्म्स में। वर्मीकम्पोस्ट में हम किसको यूज में लेते हैं? अर्थवर्म्स को यूज में लेते हैं, और विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म हम क्या प्रिपेयर करते हैं? मैन्योर प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? तो क्या होगा? एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम आर वॉलेटाइल लिक्विड। कैसे होते हैं ये? वॉलेटाइल लिक्विड है विथ लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? वेरी लो। When they are put on palm, the quickly evaporate. ये कैसे हो जाते हैं? Quickly क्या हो जाते हैं? Evaporate हो जाते हैं। The energy needed for evaporation is taken from the palm. As a result, the palm feel cold. कि मतलब जैसे ही हमने कोई एसीटोन या पेट्रोल जैसे ही हमने हमारे हैंड्स पे रखा है तो वो इवेपोरेट हो रहे हैं। क्यों इवेपोरेट हो रहे हैं? क्योंकि उनको जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? हमारे पाम से उनको क्या मिल रही है? एनर्जी। तो जिस एरिया पे हम उनको डालेंगे तो वहां से हमारी एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है उनको इवेपोरेट करने में। तो वो एरिया हमें क्या फील होता है? एकदम कूल फील होता है। तो दिस इज द रीजन, और इसमें मेन है इवेपोरेशन। क्लियर है? Now the next is calculate the molecular mass of glucose.
What is the formula of glucose? C6H12O6. तो नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6. Atomic mass of carbon? 12. How many carbon molecules are present? 6. So 6 multiplied by 12 plus what is the atomic number of hydrogen? 1. Atomic mass? 1. How many molecules are present? 12. So 12 multiplied by 1. Now oxygen. What is the atomic number of oxygen? 8. Atomic mass? 16. How many molecules are present? 6. So 6 multiplied by 16. ठीक है? Now when calculate करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 72 plus 12 plus अगर हम 16 को 6 से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? What is the answer? 96. तो जब अब हम इनको क्या करेंगे? होल को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 180 म्यू. ठीक है? यूनिट भी हमें लगानी है. क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसका हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? Diffusion of water from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. Through किसके थ्रू मूव करता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. किसके थ्रू मूव करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस. दिस इज नोन एज द ऑस्मोसिस. Now next, a car moves with a speed of 30 km per hour. ठीक है? For half an hour, 25 km per hour for 1 hour and 40 km per hour for 2 hours. Calculate the average speed of car. तो अब यहाँ पर हमें देखो, एक कार है, ठीक है, वो मूव कर रही है अलग अलग टाइम पीरियड में. सबसे पहले वो मूव कर रही है 30 किलोमीटर फॉर हाफ एन आवर. ठीक है? तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, जब हम हाफ एन आवर की बात कर रहे हैं तो हम उसको लिख देते हैं S1. ठीक है? कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ एन आवर के लिए. ठीक है? तो हमारी स्पीड कितनी हुई? 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमारा क्या हुआ? हाफ एन आवर. तो ये हो गया हमारा हाफ एन आवर. ठीक है? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 15. ठीक है? 15 किलोमीटर. ओके. नाउ अगर हम S2 की बात करें, S2 हमारा कौन सा हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर के लिए. ठीक है? तो स्पीड हमारी कितनी हो गई? 25 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 1 आवर. तो कितना हो जाएगा? तो क्या हो गया हमारा? 25 किलोमीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्या है? 40 किलोमीटर फॉर 2 आवर्स. 2 आवर्स के लिए कितना है? 40 किलोमीटर. तो स्पीड हमारी कितनी है? S3 कर देंगे हम इसको. 40 किलोमीटर पर आवर और कितनी है हमारी? 40 किलोमीटर पर आवर. कितने टाइम पीरियड है हमारा? 2 आवर्स के लिए. तो व्हाट इज द आंसर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है? ये तो हमने फाइंड आउट कर ली हमारी डिस्टेंस. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम.
ठीक है, अब यहां पर हमारे टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 15 प्लस 25 प्लस 80 अपॉन टाइम हमारा, हम इसको 1/2 को हम 0.5 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो 0.5 प्लस 1 आवर, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 120 अपॉन 3.5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द आंसर हमारा आ जाएगा 34.3 किलोमीटर पर आवर। ओके, 34 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 34 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second and to 8 meter per second. ठीक है, in 6 seconds calculate the initial and final momentum of the object, also find the magnitude of the force exerted on the object. अब यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमें क्या क्या गिवन है, मास हमें गिवन है, ठीक है, तो मास हमारा कितना है 100 kg, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मानसी स्टैंड अप, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, What is the initial velocity? Yes, what is the initial velocity को हम किससे डिनोट करते हैं, u से, क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। सिट डाउन। नाउ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितने है, तनिष स्टैंड अप, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, वेरी गुड, फाइनल को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, 8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, सिट डाउन। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है, टाइम कितना है 6 सेकेंड, टाइम हमारा कितना है 6 सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, मास मल्टीप्लाई बाय यू, क्योंकि हमें इनिशियल को किससे हमने डिनोट किया है, u से डिनोट किया है। मास हमारा कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय u हमारा कितना है 5, तो कितना हो जाएगा हमारा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल हमारा m मल्टीप्लाई बाय v, m हमारा कितना है 100 और v कितना है हमारा 8, तो कितना हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन द मोमेंटम अपॉन टाइम, क्या है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मोमेंटम कितना है 800 माइनस 500 अपॉन टाइम हमारा कितना है 6, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द आंसर 50 न्यूटन, क्लियर। तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा 50 न्यूटन। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्या है लॉन्ग क्वेश्चंस। Now first is what are the benefits of cattle farming and write the difference between manure and fertilizer। तो जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। द वन इज what are the benefits of cattle farming and write the difference between manure and
fertilizers. So these are the first is cattle farmers benefits, कि कैटल फार्मिंग के ये हमारे क्या है बेनिफिट्स है. किस किस में हेल्प कर सकते हैं? दे गेट मिल्क फ्रॉम कैटल, they use cattle for various drought purposes and in agriculture operation like plugging, harrowing. ठीक है. Now they are used in driving carts, transportation of man and materials. इसमें भी यूज कर सकते हैं. They provide manure and fuel. वो क्या प्रोवाइड करते हैं? manure and fuel. Agriculture and cattle farming is complementary to each other. प्रोवाइड एक्स्ट्रा इनकम भी उसमें हेल्प कर सकते हैं. नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर क्या है? सेमी कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैटर है. फर्टिलाइजर्स केमिकल फॉर्मुलेशन है. ये किसके थ्रू प्रिपेयर होते हैं? नेचुरली. और मैन्योर आर्टिफिशियली या फिर हम सिंथेटिक कह सकते हैं. ये किस प्लांट एंड एनिमल्स में है और ये फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं. only it contain only a small quantity of nutrient. और इसमें क्या होते हैं? बहुत सारी, कि इसके अंदर दे कंटेंट प्योर न्यूट्रिएंट ऑफ देयर प्रिकर्सर, कि जो भी उसके वो केमिकल्स से है तो वो उसके प्रिकर्सर के प्योर होते हैं. इट इज नॉट न्यूट्रिएंट सफिशिएंट. इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं मैन्योर में, क्योंकि फर्टिलाइजर्स तो हम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए ही बनाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं. इसके अंदर ये हेल्प करते हैं सॉइल के टेक्सचर के अंदर, हाइड्रेशन एंड एरिएशन में. ये हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं? हार्म करते हैं. नाउ द लास्ट इज राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको इनके फंक्शंस बताने हैं. तो ये वाला पार्ट भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस. तो आपको सेल वॉल के फंक्शंस बताने हैं. क्या क्या फंक्शंस करते हैं? सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और आपके जैसे सुबेरिन क्यूटिन प्रेजेंट सेल वॉल वो प्रिवेंट करती है इवेपोरेशन ऑफ वाटर को. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ के अलग हैं कि किसमें लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करती है. ठीक है. और एसईआर ग्लाइकोनियोजेनेसिस के अंदर हेल्प करती हैं. गोल्जी एपरेटस आपके लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. और ये एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज, पिगमेंट्स, लैक्टोप्रोटीन, दीज आर द एग्जांपल्स. ठीक है. ओके. नाउ ये जो हमने क्वेश्चन पैटर्न किया था, इस क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमारे ऐसे 1 के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे. ओके. थैंक यू.